एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 इंडिया इन दी 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इंडिया कैसा था, क्या कंडीशन थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ दिक्कत आती है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया इन दी 18th सेंचुरी। तो ये स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में देखिए क्या क्या हम पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य जो था वो कैसे उसका पतन हुआ, कैसे वो डिक्लाइन हुआ। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लगे अपने आप, बंगाल, हैदराबाद, अवध, सिख, राजपूत, मैसूर एंड मराठास। इन सब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर क्या बोल रहा है वार्म अप में, द मुगल्स हु कंट्रोल्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया। मुगल्स जो थे उन्होंने इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट अपने अंडर कर रखा था। केम द क्लोजेस्ट टू डूइंग सो फॉर अबाउट 300 ईयर्स, लगभग 300 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। विच एट द टाइम अपियर्ड इनकंसीवेबल, और जो टाइम के साथ साथ क्या हो गया, इनकंसीव हो गया। मल्टीपल एम्परर्स कंट्रोल दी एम्पायर, बहुत सारे राजा आए थे जिन्होंने इस एम्पायर को कंट्रोल किया। कुछ उनमें से फीबल और इनफेक्टिव थे, कुछ फीबल और इनफेक्टिव यानी अच्छे नहीं थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छे शासन नहीं किया। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग, 6 ऐसे स्ट्रॉन्ग मुगल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया। लेफ्ट बिहाइंड एंड्यूरिंग लीगेसीज, ठीक है, इन्होंने अपने पीछे अपनी एक छाप छोड़ दी, बोलते हैं ना। तो ये आपका वार्म अप है, इसमें अब चैप्टर मेन स्टार्ट करते हैं। द 18th सेंचुरी रिप्रेजेंट्स अ फेज ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। 18th सेंचुरी जो है ना वो एक फेज था, फेज यानी एक टाइम पीरियड था ट्रांजिशन का, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था मेडिवल से मॉडर्न पीरियड के बीच में। ठीक है, हमारे 3 टाइप्स के पीरियड देखने को मिलते हैं हमें, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। क्या? एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो ये जो मेडिवल से मॉडर्न के बीच में ट्रांजिशन हुआ था ना वो अबाउट 18th सेंचुरी में हुआ था। तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ इन इंडिया। द 18th सेंचुरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अगर हम कहीं भी इंडिया में अगर 18th सेंचुरी की बात करी जा रही है तो उसका मतलब है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना। 18th सेंचुरी में जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन हो गया, यानी कि डिक्लाइन हो गया। राइज ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, 18th सेंचुरी में और क्या हुआ, नए साम्राज्य बने, अपने खुद के इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन रूल इन इंडिया। ठीक है, 3 चीज़ें हुई। क्या क्या? मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया, नए नए स्टेट्स खुद बन गए, अकेले इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिए, और यूरोपियन रूल क्या हुआ, इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, यूरोपियन रूल आ गया था। दिस पीरियड विटनेस्ड मैनी चेंजेस इन इंडियन हिस्ट्री एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट केम इन कॉन्टैक्ट विद द यूरोपियन सिविलाइजेशन। इस पीरियड में, इंडियन हिस्ट्री के इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था, ठीक है, इंडियन एरिया जो था वो यूरोपियन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आ गया था, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। द डेथ ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब वॉज फॉलोड बाय अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज 3 सन्स। जो महान राजा था मुगल का औरंगजेब, ठीक है, उसकी डेथ होने के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन चला। वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता है गाइज? अ वॉर इन विच 2 और मोर प्रिंसेस क्लेम द थ्रोन। एक ऐसा युद्ध जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रिंस होते हैं वो थ्रोन पर, अपना सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें युद्ध होता है। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उसके 3 जो बेटे थे ना, उनमें वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। तीनों ही आपस में लड़ने लग जाते हैं, तीनों भाई, कि यह सिंहासन पर मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। उसमें उनका औरंगजेब का एक बेटा था बहादुर शाह फर्स्ट, ही इमर्ज्ड विक्टोरियस, वो जीत जाता है उन तीनों में, एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो शासन करता है। ठीक है, अब डिक्लाइन कैसे होता है मुगल एम्पायर का? द मुगल एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। 1707 में मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1707 में उसकी डेथ हो गई थी, किसकी? औरंगजेब की। उसकी मृत्यु होने के बाद मुगल एम्पायर क्या हो गया? डिक्लाइन होना शुरू हो गया। स्मॉल रीजनल किंगडम्स बिगेन अपीयरिंग इन इंडिया एंड देयर वाज नो सिंगल यूनिफाइड एम्पायर। जो उसने पूरा एक एम्पायर अपना यूनिफाई कर रखा था, एक इकट्ठा बना रखा था, तो उसकी मौत हो जाने के बाद क्या हुआ, वो सिंगल नहीं रहा। उसमें से छोटे छोटे रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय जो राज्य थे, वो अपने आप भारत में क्या होने लगे, अपीयर होने लगे, दिखने लगे, यानी कि उन्होंने अपने आप को बड़ा बना लिया। ठीक है, वो एक नहीं रहे जैसे पहले थे औरंगजेब के शासन में। फॉलोइंग कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर।
तो अब ये मुगल एम्पायर टूट गया पूरा, इतना बड़ा था, फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो किस वजह से हुए टुकड़े टुकड़े, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में क्यों बिखर गया वो, उसके कुछ कारण हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये मैप दिखा हुआ है, पूरा औरंगजेब का एम्पायर है ये। जो येलो एरिया है ये है एक्सटेंट ऑफ औरंगजेब एम्पायर, पूरा औरंगजेब का एम्पायर फैला हुआ है। देख रहे हो ना इंडिया का कितना बड़ा पार्ट उसने लगभग सारा ही इंडिया कवर कर लिया, यहाँ पर ये थोड़ा सा ही बच रहा है बस, है ना। फिर ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये टाउन्स दिखा रखे हैं यहाँ के, और ये जो डॉटेड लाइन है ऐसी, ये है प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया की। आगे बढ़ने से पहले ये लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले थे बहादुर शाह 1707 से 1712 में, फिर जहांगीर शाह 1712 से 13 तक, फर्रुखसियार 1713 से 19, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 54 तक शासन जो किया था उन्होंने। आलमगीर सेकेंड 1754 से 59, शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806 तक, अकबर सेकेंड 1806 से 37 एंड बहादुर शाह जफर 1837 से 57, ठीक है। तो ये मुगल एम्पायर के बाद में जो शासक आए उनके बारे में बात हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसके क्या पढ़ने वाले थे गाइस, डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके कुछ रीजंस हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला रीज़न है वीक सक्सेसर्स। सक्सेसर्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना, सक्सेसर होता है कि जैसे एक राज्य है, उसके राजा की मौत हो गई तो उसके बाद कौन बैठेगा सिंहासन पर, ठीक है। तो उसकी अगली आने वाली पीढ़ी जो थी वो कमज़ोर थी। आफ्टर औरंगजेब डाइड इन 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो मुगल एम्पायर क्या हो गया, धीरे धीरे अपनी जो उसकी स्ट्रॉन्ग पावर थी वो ख़त्म होने लगी। हिज सक्सेसर्स वर वीक, उसके बाद जिन राजाओं ने शासन किया वो बहुत कमज़ोर थे, एंड वर मेयरली पपेट्स इन दी हैंड्स ऑफ द नोबल्स एंड गवर्नर्स। और वो एक पपेट थे, कठपुतली थे, वो अपना रूल नहीं चलाते थे, वो गवर्नर और नोबल्स ने, जो हाई क्लास के लोग होते थे, उन्होंने जो कह दिया वो वैसा कर देते थे, जिसकी वजह से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। उन्होंने अपना नहीं किया, जबकि औरंगजेब जो था उसने अपने मतलब सलाह तो सबकी ली, लेकिन सुने अपनी, जो उसे अच्छा लगा उसने वो किया, इसलिए वो स्ट्रांग बन पाया। लेकिन उसके आगे आने वालों ने क्या करा, नोबल्स और गवर्नर्स की सुनी। दो सम ऑफ देम रूल फॉर लॉन्गर पीरियड्स, उनमें से कुछ जो भी सक्सेसर्स आए उनमें से किसी ने लॉन्ग टाइम के लिए क्या किया, रूल किया, एंड ट्राई टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉन्सिलिएशन। और उन्होंने कोशिश करी कि फ्रेंडशिप की पॉलिसी और कंसिलिएशन की पॉलिसी को वो फॉलो करें। कंसिलिएशन मीन्स एक्ट ऑफ मेकिंग पीस, की सभी तरफ शांति फैलाए रखें, ठीक है। नन ऑफ देम हैड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एज देयर प्रेडिसेसर्स, उनमें से जितनों ने भी शासन किया था ना, उनके पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं थी, ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, शासन करने के लिए जो स्किल्स चाहिए ना, ऐसी उसमें किसी में नहीं थी जैसी उनके पूर्वजों में थी। प्रेडिसेसर्स यानी जो उनके पूर्वज थे, सक्सेसर यानी आगे आने वाले, प्रेडिसेसर मीन्स होता है जो उनके पूर्वज थे, उनमें किसी में भी ऐसी स्किल्स नहीं थी कि वो राज्य को अच्छे से चला पाएँ। बट उनमें ये स्किल थी कि उन्होंने पॉलिसी फॉलो करी थी कि फ्रेंडशिप रखेंगे सभी से, और कंसिलिएशन यानी कि सभी सारी तरफ पीस फैलाएंगे। मैनी नोबल्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ वीक सेंटर, बहुत सारे नोबल्स ने देखा कि यहाँ तो कमज़ोर है राजा, जो है कमज़ोर है, कुछ ज़्यादा अच्छे से कर नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश देयर ऑन इंडिपेंडेंट किंगडम्स, उन्होंने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट किंगडम्स यानी कि अपनी अलग अलग अपनी सेपरेट क्या किंगडम स्टैब्लिश कर दी, स्थापित कर दी। तो पहला ये था वीक सक्सेसर्स, ठीक है। टूटना शुरू हो गया ना, देख रहे हो, राजा की मृत्यु हुई, उसके बाद जो भी उसके सक्सेसर्स आए वो इतने कमज़ोर थे कि वो अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाए, और जो बहुत सारे हाई क्लास के लोग थे, नोबल्स थे, उन्होंने क्या किया, अपनी अलग अलग की किंगडम्स बना ली, जिससे उनका बिखरना शुरू हो गया। नेक्स्ट रीज़न है राइवलरी अमॉन्ग दी नोबल्स। अब ये जो नोबल्स थे जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनाई, इनमें भी युद्ध हो गया, राइवलरी हो गई, दुश्मनी हो गई। देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर अमंग दी नोबल्स, नोबल्स में पावर पाने के लिए, हाई क्लास पावर पाने के लिए उनमें भी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली स्ट्रगल होता रहा। द मेन ग्रुप्स ऑफ नोबल्स वर दी, नोबल्स में कुछ मेन ग्रुप्स थे, कौन कौन से, ईरानियंस, तुरानीज एंड हिंदुस्तानीज। दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ब्रॉट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल होता रहा इन सभी ग्रुप्स के बीच में, उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, यानी कि जो पॉलिटिकल जो उनका स्कोप था ना वो क्या हो गया, इंस्टेबल हो गया, ख़राब हो गया। थर्ड था आपका वीक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शासन उनका कमज़ोर था। मुगल्स इंट्रोड्यूस दी जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, बट बोथ प्रूव टू बी द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ देयर एम्पायर। अब मुगल्स ने क्या किया, जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट कर दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाया जा सके, स्मूथली रन कर सकें। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स की वजह से एम्पायर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया।
अब ये जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम क्या है? जागीरदारी समझो, सिस्टम ऑफ असाइनिंग लैंड टू दी ऑफिसर्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि किसान क्या करते थे, इसमें अपना जो लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, वो ऑफिसर्स को दे देते इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी के एक्सचेंज में उन्हें पैसे मिलते थे और वो अपने लैंड ऑफिसर्स को दे देते थे। ये होगी जागीरदारी। मनसबदारी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, मनसबदारी सिस्टम क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मुगल एम्पायर का, वो उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमज़ोर हो गया और मुगल एम्पायर क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो अभी हमने ये 3 पढ़े हैं, वीक सक्सेसर्स, राइवलरी अमंग द नॉबल्स एंड वीक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के एंड होते होते देयर ग्रीव अ पॉसिटी ऑफ जागीर्स ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर्स। अब जागीर्स जो थे, जागीरदारी सिस्टम को रन करने के लिए जिन लोगों को क्या करा जाता था, चूज किया जाता था, जागीर बोलते थे उन्हें, तो उन जागीर्स के बीच में भी क्या होने लगा, भेदभाव किया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि जागीर जो उन्हें दी जाती थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन इनडिस्क्रिमिनेटली होता था, यानी कि उनमें भेदभाव होता था। क्राउन लैंड्स वर कन्वर्टेड टू जागीर्स इन ऑर्डर टू अपीज दी न्यू जागीरदार्स। नए जागीरदार को क्या अपॉइंट करने के लिए जो क्राउन लैंड्स थे उन्हें जागीर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, जो राजा के लैंड्स थे उन्हें जागीर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। द मूव वॉज अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस फॉर द स्टेट ट्रेजरी। जो स्टेट का खजाना होता है ना, उनका राज्य का जो खजाना था उसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। कब? जब क्राउन लैंड्स को जागीर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड द पावर ऑफ द रूलर डिक्लाइन टू, और इसकी वजह से पावर जो थी रूलर्स की वो भी डिक्लाइन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये तो जागीरदारी की वजह से बताया। अब द मनसबदारी सिस्टम लेटर ऑन डिड नॉट वर्क वेल। मनसबदारी सिस्टम जो आया उसने भी सही से काम नहीं किया, क्योंकि द सेंट्रल अथॉरिटी हैड बिकम वीक, क्योंकि मेन अथॉरिटी जो थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, एंड कुड नो लॉन्गर एनफोर्स डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन और ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख पाई वहाँ पर। मनसबदार्स फेल टू गेट लुक्रेटिव जागीर्स एंड हैड नो इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट एंड लॉयल। अब मनसबदार्स को भी ना इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे, जब उन्हें फाइनेंशियल लॉस हो गया तो वो पैसा कहाँ से देंगे उन मनसबदार्स को, है ना, उन्हें जागीर्स नहीं मिलती थी जिससे वो उनके लिए वफादार रहे। तो मनसबदार्स वर अनेबल टू मेंटेन द रिक्वायर्ड ट्रूप्स। तो मनसबदार्स जो ट्रूप्स, जो सेना तैयार करते थे उसे मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एम्पायर की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, ट्रूप्स समझते हो, सोल्जर्स जो अपनी सेना वो मनसबदारी में तैयार करते थे, वो उसे मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें भी तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से चलाएंगे उसे, ट्रूप्स को कहाँ से तैयार रखेंगे, उसके लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, धन दौलत कहाँ से आएगी। इसकी वजह से जो एम्पायर की मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, जो सेना वाली शक्ति होती है ना, एक पावर, वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट रीज़न है इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दली। इन्वेजन यानी कि आक्रमण कर देना, अटैक कर देना। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दली ने आक्रमण किया था। ड्यूरिंग द राइन ऑफ द मुगल लेटर मुगल्स जो आए थे बाद में, उनके शासन के दौरान 2 फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे मुगल एम्पायर पर, जिससे वो पूरा मुगल एम्पायर क्या हो गया, क्रिपल हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। 1739 में नादिर शाह जो ईरान का राजा था, इन्वेडेड इंडिया, उसने इंडिया पर आक्रमण किया एंड मुगल आर्मी को हरा दिया। दिस वॉज फॉलोड बाय अहमद शाह अब्दलीज इन्वेजन। उसके बाद अहमद शाह अब्दली का आक्रमण होता है। नादिर शाह टुक अवे द प्राइसलेस कोहिनूर डायमंड एंड शाहजहां पिकॉक थ्रोन। ठीक है, क्या बोल रहा है, 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया और मुगल आर्मी को हरा दिया। उसके बाद अहमद शाह अब्दली ने आक्रमण किया था, तो नादिर शाह ने वहाँ से कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा जो बोलते हैं, वो उठा लिया, वो ले गया अपने साथ, और शाहजहाँ का मोर का एक सिंहासन था वो भी अपने साथ ले जाता है। ठीक है, ये फोटो दिखाई हुई है अहमद शाह अब्दली की। नेक्स्ट रीज़न है वॉर्स ऑफ सक्सेशन। एक के बाद एक युद्ध होते चले गए। वॉर्स ऑफ सक्सेशन वर फायर्स, बहुत भयंकर युद्ध होने लगे, अनप्रोडक्टिव थे, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था, एंड अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन दी एम्पायर। जब इतने सारे युद्ध हो रहे हैं तो अस्त्र शस्त्र चाहिए ना, तो वो ख़त्म होते जा रहे थे उनके, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया था एम्पायर पर, जिसकी वजह से क्योस यानी कि अफरा तफरी मच गई और पॉलिटिकली इंस्टेबल हो गए सब लोग। ठीक है, यानी कि उनका साम्राज्य क्या हो गया, ख़त्म होने लगा। फिर लास्ट रीज़न है औरंगज़ेब की पॉलिसीज़। औरंगज़ेब ने जो पॉलिसीज़ फॉलो करी थी, हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस शूक द फाउंडेशन ऑफ एम्पायर। एम्पायर की नींव, उनके साम्राज्य की नींव हिल जाती है जब उसने रिलीजियस जो पॉलिसी बनाई थी उसे हिला दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। हिज डेक्कन कैंपेन्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके जो डेक्कन कैंपेन्स थे, उसके जो डेक्कन कैंपेन्स यानी कि डेक्कन एरिया में जाके जो उसने शासन किया था, उसमें बहुत सारा खर्चा हो गया था। किसने किया था? औरंगज़ेब ने जो किया था। ही फॉट मैनी वॉर्स विद सिख्स एंड मराठास। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े सिख और मराठास के साथ।
एंड स्पेंट कंसिडरेबल टाइम एंड एनर्जी, और बहुत सारा टाइम और एनर्जी अपना उन रिवॉल्ट्स को क्रश करने में, उन युद्धों से जीतने के लिए उसने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर वॉज नेग्लेक्टेड, उसने अपने एम्पायर के बारे में नहीं सोचा। तो औरंगजेब की जो पॉलिसी थी ना, उसने सोचा कि मैं सिख और मराठास पर उसे कब्जा कर लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन वो इतना नहीं कर पाया और अपने साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान में नहीं रख पाया, उसे नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन किस वजह से हुआ। तो ये मेन हेडिंग्स याद कर लोगे ना तो सब याद आ जाएगा कि इसमें क्या है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आते हैं राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब अलग अलग सबके स्वतंत्र राज्य बनाने उन्होंने शुरू कर दिए। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने से और उसकी पॉलिटिकल सिस्टम रोज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसका पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो गया और डिक्लाइन होने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लगे, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स बनने लगे। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका बंगाल। थोड़ी बुक ख़राब हो रही है आप, बट मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से, अपनी बुक साइड में खोल कर रखना। बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट इन दी 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में बंगाल आज़ाद हो जाता है। इट बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर, वो इंडिपेंडेंट कब होता है, मुर्शिद कुली खान के अंडर होता है, जिसे दीवान ऑफ बंगाल औरंगजेब ने क्या किया था, अपॉइंट किया था। दीवान यानी चीफ ट्रेजरी ऑफिशियल, जो खजाने की रक्षा करता है, उसका मेन ऑफिशियल जो था, दीवान बोलते हैं, उससे पहले बोलते थे दीवान। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान, उसे ना औरंगजेब ने बंगाल का दीवान अपॉइंट किया था, तो उसके अंडर बंगाल अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। इन 1717 में ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले दीवान था, फिर वो 1717 में क्या बन जाता है, बंगाल का गवर्नर बन जाता है। मुर्शिद कुली खान डाइड इन 1727 में उसकी मौत हो जाती है। एंड हिज सन इन लॉ, जो उसका दामाद था, शुजाउद्दीन, ही रूल्ड टिल 1739 तक उसने शासन किया। 1739 में अलीवर्दी खान टुक ओवर, अलीवर्दी खान ने अटैक किया, उसने शासन ले लिया एंड मेड हिमसेल्फ द नवाब ऑफ बंगाल, और अब बंगाल का नवाब वो खुद बन जाता है। ऑल देयर नवाब्स ब्रॉट पीस एंड एनकरेज्ड ट्रेड एंड कॉमर्स इन बंगाल। जितने भी नवाब आए बाद में, उन्होंने सबने पीस लाए, वो सभी जगह यानी कि आराम से रहे, अच्छे से रहे, और ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत इंक्रीज़ कर दिया था उन्होंने बंगाल में। However, लेकिन these नवाब्स did not restrain the English East India Company's expansionist and the hostile tendencies। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम तो किया, लेकिन ये जो नवाब थे ना, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी आक्रमण करने के लिए, अपना एक्सपेंशन करने के लिए, उसे रोक नहीं पाए। ठीक है, और जो उनके एनिमी बन गए थे वो, तो उस चीज़ को वो रोक नहीं पाए थे। यानी दे नेग्लेक्टेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं बनाई। ठीक है, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत है ही नहीं। सो एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी रिजल्टेड इनटू द विक्ट्री ऑफ द फॉरेनर। इसी वजह से फॉरेनर्स ने अपना पैर पसा लिया था, अपना हमारी धरती पर, इंडिया पर, समझ गए। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं रखी, मेन कारण यही रहा ना, तो इसलिए फॉरेनर्स जो थे वहाँ पर आकर बस गए। फिर हैदराबाद की बात करते हैं अब। स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ इन 1724। 1724 में हैदराबाद की खोज किसने करी थी, निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ, 1724 में। ही वॉज वन ऑफ द नोबल्स ऑफ द पोस्ट औरंगजेब एरा एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरथ्रोइंग द सैयद ब्रदर्स एंड वॉज रिवॉर्डेड विद द वाइस रॉयल्टी ऑफ द डेक्कन। ये कौन था, निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ, ये था औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद का जो टाइम था ना, उसमें एक ये नोबल बना था, एक हाई क्लास का लोग इंसान बना था उनके दरबार में, और उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जो सैयद ब्रदर्स थे ना, उन्हें हटाने के लिए, जिन्होंने उसके राज्य पर शासन किया था, उन्हें ओवरथ्रो करने के लिए उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उसे रिवॉर्ड किया गया था। उसे ये जो जगह थी वो कैसे मिली थी, रिवॉर्ड में मिली थी। ठीक है, इनाम में मिली थी, डेक्कन की वाइस रॉयल्टी का खिताब मिला था। ही वॉज द वजीर ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1722 to 1724 बट soon gave up his post as the Mughal emperor Muhammad Shah did not allow him to reform the administration। ये जो निज़ाम उल मुल्क अशफ जहाँ था, ये मुग़ल एम्पायर का वज़ीर था 1722 से 1724 तक, 2 साल तक ये वज़ीर रहा, लेकिन उसने जल्दी अपनी पोस्ट को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह जो था उसने उसे परमिशन नहीं दी थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म कर दे, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर दे। उसने मना कर दिया कि रिफॉर्म नहीं होंगे, इसलिए उसने अपनी पोस्ट छोड़ दी। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू दी डेक्कन, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो डेक्कन वापस जाएगा एंड लेड दी फाउंडेशंस ऑफ हैदराबाद स्टेट विच ही रूल्ड विगरसली।
और उसने वहाँ पर हैदराबाद राज्य की स्थापना करी और वहाँ पर शासन शुरू कर दिया। ठीक है, ये बंगाल एंड हैदराबाद की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अवध की। द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ अवध वॉज सादत खान, हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722। जो इंडिपेंडेंट किंगडम थी अवध की, उसका फाउंडर कौन था? सादत खान, जिसे अवध का गवर्नर बनाया गया था 1722 में। सादत खान सप्रेस्ड द रिबेलियस जमींदार्स एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। सादत खान ने क्या किया? जो विद्रोही जमींदार थे ना, उन्हें सप्रेस कर दिया, ख़त्म कर दिया और रिवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया, यानी कि फिर से बनाया सादत खान ने। ही ट्राइड टू स्टैब्लिश पीस इन दी स्टेट। उसने कोशिश करी कि पूरे स्टेट में पीस रहे। आफ्टर हिज डेथ इन 1739 में उसकी मौत होने के बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू। उसका भतीजा आ जाता है सफदर जंग फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी इन अवध एंड हिज सन शुजा-उद-दौला गेव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू अवध। सफदर जंग, उसने अवध में एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी सेटअप करी। ठीक है, अपना वंश सेटअप किया। उसका जो बेटा था शुजा-उद-दौला, उसने पूरे अपने अवध एरिया को, अपने साम्राज्य को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रदान करी। लखनऊ देयर कैपिटल सिटी, लखनऊ उनकी कैपिटल सिटी थी उस टाइम पर। बिकेम अ डिस्टिंक्ट एंड रिफाइंड कल्चर नॉन एज लखनवी कल्चर। लखनऊ उनकी कैपिटल सिटी थी, तो वहाँ का जो अलग एक डिस्टिंक्ट, एक डिफरेंट और अच्छा कल्चर था, उस कल्चर को बोला गया लखनवी कल्चर। ठीक है, ये है आपका अवध के बारे में। टॉम्ब ऑफ सफदर जंग ये है। सिख के बारे में बात करते हैं। द सिक्स फाउंडेड बाय गुरु नानक एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के लास्ट में गुरु नानक के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख, गुरु गोबिंद सिंह, दे बिकेम अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। उनके 10th सिख गुरु जो थे, जो लास्ट सिख गुरु थे, कौन? गुरु गोबिंद सिंह जी। उनके शासन, उनकी लीडरशिप के अंदर क्या हुआ? दे बिकेम अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। वो पॉलिटिकली और मिलिट्री रूप में बहुत क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग हो गए। गुरु गोबिंद सिंह ऑर्गेनाइज द सिक्स इनटू अ मिलिट्री ब्रदरहुड कॉल्ड द खालसा, द मेन फंक्शन ऑफ विच वॉज टू अपोज द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ मुगल्स। गुरु गोबिंद सिंह ने सिख लोगों को ऑर्गेनाइज किया और एक मिलिट्री, भाईचारे वाली मिलिट्री बनाई, जिसे बोला गया खालसा। ठीक है, खालसा का मेन काम क्या था? कि मुगल्स जो भी गलत काम कर रहे हैं उसका अपोज करें, उसके अगेंस्ट लड़ें। ठीक है, खालसा बोला गया। गुरु गोबिंद सिंह वॉज सक्सीडेड बाय बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोबिंद सिंह के बाद आते हैं बंदा सिंह बहादुर। ही रेजिस्टेड द मुगल्स फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स बट वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड इन 1715। बंदा सिंह बहादुर जी ने भी मुगल्स का अपोज किया 8 साल तक, लेकिन उन्हें भी कब्जे में ले लिया जाता है और 1715 में मार दिया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह यूनाइटेड द 12 मिसल्स और ग्रुप्स लेड बाय सिख चीफ्स। महाराजा रणजीत सिंह ने 12 मिसल्स या फिर ग्रुप्स को बोल सकते हैं, उन्हें यूनाइट किया, इकट्ठा किया और सिख चीफ के द्वारा उनका क्या किया गया? लेड किया गया, उन्हें आगे पहुंचाया गया। देखो, आगे बढ़ने से पहले ये देखिए थिंक एंड डू में क्या बोल रहा है। आई इन्वेडेड इंडिया इन 1739। 1739 में इन्वेड किसने किया था? आक्रमण किसने किया था इंडिया पर? नादिर शाह ने किया था। आई वॉज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल। दीवान ऑफ बंगाल कौन था? मुर्शिद कुली खान। आई वॉज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद। स्टेट ऑफ हैदराबाद का फाउंडर कौन था? निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ। ठीक है, ये आपके गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। ही ब्रॉट द होल एरिया वेस्ट ऑफ रिवर सतलज अंडर हिज कंट्रोल एंड एस्टैब्लिश द सिख किंगडम इन पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? पूरा एरिया जो था, रिवर सतलुज का वेस्ट एरिया जो था, उसे अपने कंट्रोल में लिया और पंजाब में सिख किंगडम का सेटअप किया। ही साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 विद लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के साथ उन्होंने अमृतसर की ट्रीटी, कुछ एग्रीमेंट था, उस पर साइन किया 1809 में। उस ट्रीटी में क्या था? विच कन्फर्म्ड हिज कन्क्वेस्ट सतलज। सतलज को जो उन्होंने अपने अंडर किया था उसके बारे में था। एंड सोवरेनिटी ओवर द टेरिटरी वेस्ट ऑफ द सतलुज। और सतलुज रिवर के ऊपर जो टेरिटरी था, सतलुज रिवर पे जो उन्होंने कब्जा किया था, जो उन्होंने अपने अंडर करा था, उसके बारे में उस ट्रीटी में लिखा हुआ था। इस ट्रीटी को और क्या बोला गया? ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? हिज किंगडम वॉज टॉर्न बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर पावर। उनकी किंगडम के अंदर ही अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, यानी कि जैसे एक फैमिली में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, मतलब युद्ध नहीं, सॉरी, लड़ाई जो होती है आपस में ही, ऐसे ही उस पूरी किंगडम में लड़ाई होने लगी पावर के लिए कि कौन बैठ आएगा। अब इंग्लिश मूव्ड इन एंड कैप्चर्ड हिज किंगडम। आपस में भी लड़ने लगे, तो जो अंग्रेज थे वो आ गए और उस राज्य को क्या कर लिया? अपने अंडर कर लिया। ठीक है, देख रहे हो ना कैसे धीरे धीरे उन्होंने, अंग्रेजों ने कैसे अपने अंडर किया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ये है। ये देखिए यहाँ पर आपको इमामबाड़ा हिस्टोरिकल लैंडमार्क है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये दिखाया हुआ है। अब हम कल को मिलते हैं
ठीक है, जिसमें हम राजपूत से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। कल को हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें हम कर लेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।